तो बाकी चीज़ समझने से पहले हम ये समझना चाहेंगे कि आपका सियासी सफ़र किस तरह शुरू हुआ और सियासत में आना ये कब आपने फैसला लिया? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि मैं एक पॉलिटिकल फैमिली से मेरा बैकग्राउंड जो है पॉलिटिकल फैमिली से। मेरे वालिद साहब जो है 1978 से कॉरपोरेटर है। ये ड्यूरेशन में वो मालेगांव म्यूनसिपल काउंसिल के प्रेसिडेंट भी बने। मेरा छोटा भाई जो है अब्दुल मालिक, वो मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का मेयर रहा। मैंने पहली मर्तबा जो है 2017 में जो है कॉरपोरेशन का इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, और पहली मर्तबा मैंने इमाम से कॉन्टेस्ट करने के बाद जब मैं चुन कर आया, तो उसी टेन्योर में मैं जो है स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बना। हुँ, मेरी फैमिली का पूरा एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। मैंने मैंने पॉलिटिक्स में जो एंट्री किया है वो 2017 में की है। ओके। करने का मेरा असल मकसद ये था कि जिस इलाके से मैं चुनकर आया हूँ हुँ, वो एक सलम एरिया है, और जो मालेगांव का वो उसको हम एक मुज़ाफ़ात का सबर्बन एरिया है, और वहाँ पर डेवलपमेंट की बहुत कमी है। अच्छा। और मैं ज़्यादातर जो है ये महसूस कर रहा था इस बात को कि अगर मुझे मौका मिलता है इस इलाके से, तो मैं यहाँ पर कुछ जो है डेवलपमेंट के काम कर सकता हूँ। बेसिक डेवलपमेंट जो है यहाँ पर जिसकी नीड है, जैसे वाटर सप्लाई की है, हुँ, लाइट की है, ड्रेनेज की है, ये फैसिलिटीज़ जो है देने के लिए कोई कॉम्पिटेंट ही आदमी लगेगा जो इस तरह कॉरपोरेशन में इस इलाके में, क्योंकि इसका आप अगर मेरे वार्ड का जोग्राफिकल जो देखेंगे हुँ, वो बहुत बड़ा एरिया है, अच्छा। और पूरा सलम एरिया पर डिपेंड है। तो इसके लिए मुझे ये महसूस हुआ कि अगर मैं यहाँ से कॉन्टेस्ट करके लड़कर आया तो ये एरिया में मैं डेवलपमेंट कर सकता, इसलिए मैं पॉलिटिक्स में एंटर किया। अच्छा। जैसा आपने बताया कि आप एक पॉलिटिकल फैमिली से बिलॉन्ग्स करते हैं, तो आपका बचपन किस तरह रहा है? ख़ास पॉलिटिक्स से आपने क्या किस तरह नज़दीक से पॉलिटिक्स देखी है? क्या-क्या सिनेरियोज़ है? और उसमें एक कोई 1-2 किस्से अगर आप सुनाएँ तो? देखिए, जब से मुझे समझ आई है, जब से यानी मैं समझ लो 1978 जी। से मेरे जो है वालिद वो कॉरपोरेटर रहे, हुँ, और हुँ। मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है 1977 की है। तो मैंने जब से आँख खोला, जब से सियासत देखा हूँ। 1984 में मेरे वालिद जो है मालेगांव म्यूनसिपालिटी के जो है वाइस प्रेसिडेंट रहे। अच्छा। एक बड़ा मेजर रोल प्ले करते थे हमेशा पॉलिटिक्स में मेरे वालिद साहब, और जो शहर के इलेक्शंस होते थे, चाहे वो असेंबली का इलेक्शन हो, चाहे म्यूनसिपैलिटीज़ के इलेक्शन हो, तो मेरे खानवादे का या मेरे ख़ानदान का कहीं न कहीं उसमें रोल रहता था। हुँ। तो मुझे तो याद नहीं, मैं ऐसा समझता हूँ जब से होश सँभाला हूँ, जब से मैं पॉलिटिक्स को देख रहा हूँ। जी। तो क्या सीनियर रहे हैं आपके मतलब कौन-सी चीज़ें देखी? किस तरह की पॉलिटिक्स आपने देखी? और आज जो हम पॉलिटिक्स देखते हैं, तो उसमें क्या डिफरेंस आपको नज़र आता है? आपके वालिद साहब की पॉलिटिक्स और आज की पॉलिटिक्स में क्या डिफरेंस आप महसूस करते हैं? हाँ, ये एक ऐसा है कि जो 80s 90s की पॉलिटिक्स थी, उसके एथिक्स थे। हुँ, अ, जो पॉलिटिकल लीडर्स होते थे, उनकी एक आइडियोलॉजी रहती थी, और पार्टी आइडियोलॉजी के साथ जुड़े रहने के साथ-साथ उनके वर्कर्स जो रहते थे, वो बहुत लॉयल रहते थे, और किसी तरीके का ये नहीं समझ लो अपना बिना फ़ायदा देखे हुए वर्कर्स काम करते थे, और उनका एक हॉबी रहती थी पॉलिटिक्स, वर्कर्स की जो है ना उस ज़माने में जो ऐसा हॉबी रहती थी। हुँ, कोई कमर्शियल उसमें एलिमेंट नहीं रहता था कि कोई इंटरटेनिंग कोई हुँ, ऐसा किसी तरीके का नहीं। एक खिदमत खल्क के नाम पर जो है पब्लिक सर्विस के तरह लोग जो है उस वक्त सियासत करते थे। तो हमने जो है बहुत मुखलिस वर्कर्स देखे हैं, हुँ, अपने लीडर्स पर जान निछावर कर देने वाले, अपने लीडर्स की आइडियोलॉजी को जो है आम लोगों में पेनिट्रेशन करने के लिए हुँ, मेहनत करने वाले बहुत मुखलिस वर्कर देखे। एक आइडियोलॉजी की सियासत होती थी, एक पॉलिटिक्स के एक इथिकल पॉलिटिक्स होती थी, एक मयारी पॉलिटिक्स होती थी। जातियात पर जो है सियासत नहीं होती थी।
पर्सनल जो है पॉलिटिक्स में किसी को पर्सनल जो है इन्वॉल्व उसकी जो है पर्सनल लाइफ को इन्वॉल्व नहीं किया जाता था। बोलने का मतलब एक साफ शफाफ क्लीन पॉलिटिक्स थी। लेकिन वक्त के साथ 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 जैसे लीडरशिप चेंज होते गई वैसे वैसे ये शहर की पॉलिटिक्स ने जो है यानी मेरे हिसाब से जो है वो एक गलत राय इख्तियार कर ली या अच्छा। बोलना चाहिए एक नेगेटिव पॉलिटिक्स की तरफ जो है ये शहर चला गया। तो और थोड़ा इसको एक्सप्लेन करें, नेगेटिव पॉलिटिक्स किस किस सिनेरियो में आप कह रहे हैं? मैं ऐसा बताना चाहता हूँ कि 1990 और 80s के जो डेकेड्स थे उसमें निहाल अहमद, शब्बीर सेठ, ये दो ऐसे लीडर्स थे जो अपनी अपनी पार्टी को लीड करते थे। निहाल अहमद सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के थे, शब्बीर सेठ जो है वो कांग्रेस की मानने वाले थे। दोनों लीडर्स अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी को लेकर चलते थे। उस बीच में यानी ऐसा हुआ कि शहर में एक नई लीडरशिप अमल में आई बोलेंगे या नमूदार हुई, जिसे हम लोग मालेगांव के एक्स एमएलए शेख रशीद इस नाम से जानते हैं। आज वो मरहूम है, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। वहां से जो है पॉलिटिक्स का जो रुख है शहर का वो चेंज हुआ। जो शेख रशीद साहब थे उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड और सोशल बैकग्राउंड जो था वो कहीं ना कहीं ऐसा था कि समाजी तौर से हम देखना यानी देखे तो उस वक्त कॉरपोरेशन में जो है म्यूनसिपैलिटी में जो है म्यूनसिपैलिटी का जो इनकम थी ऑक्ट्राय पर डिपेंड थी। और शेख रशीद और उनकी जो फैमिली के जो लोग थे उस वक्त ऑक्ट्राय जो कॉरपोरेशन के ऑक्ट्राय थे उसको कहीं ना कहीं जो है उसको चोरी करने का काम बोलो या उनके उसको इस तरीके से करने की कोशिश करते थे जिससे म्यूनसिपैलिटी का जो है फाइनेंशियल जिसका उसका नुकसान होता था। वहां से हमने ये जो देखे कि वो एक सिंडिकेट था, जो ऑक्ट्राय चोरी करने का पूरा एक सिंडिकेट था। और वो सिंडिकेट जो है शेख रशीद के नगर अध्यक्ष बनने के बाद वो सिंडिकेट शहर के सियासत पर जो है वो हावी हो गया। और जो इस तरीके की मेंटालिटी लेकर आए थे जो लोग, और वो जब पूरे शहर में इस चीज को फैला तो वहां से शहर ने ना एक नया रुख लिया सियासत में। और सियासत जो है वो कहीं ना कहीं सियासत में जो है क्या बोलना चाहिए एक एक गुंडा अनासिर एंटी सोशल एलिमेंट्स की जो है वहां पर एंट्री हुई पॉलिटिक्स में। और फिर वहां से शहर का जो है थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता शहर की सियासत जो है वो निगेटिव पॉलिटिक्स, गुंडागर्दी की पॉलिटिक्स और जात बिरादरी की पॉलिटिक्स पर की जानिब जो है वो बढ़ती गई। और आज जो है शहर में आज आकर जो है ये सब चीजें जो है सेंट्रल रोल प्ले कर रही है, जो उस वक्त शुरुआती दौर में थी। आज शहरियों की तरफ से जो इलेक्शन में नैरेटिव निकल कर आ रहा है वो आज शहर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है शहर में बढ़ती हुई गुंडागर्दी, एंटी सोशल एलिमेंट्स का पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट और शहर में जो भी नशा, ड्रग्स और जो भी ऐसी चीजें हैं उसका इस्तेमाल और उसका व्यापार करने वाले लोगों का इंटरफेरेंस और शहर में जो 2 नंबर के कारोबार है ऐसे लोगों का सियासत शहर की सियासत में जो इंटरफेरेंस बढ़ने की वजह से आज जो है शहर क्लियर तौर से 2 हिस्सों में बढ़ गया। और शहर की सियासत का आज जो नारा है, आज जो नैरेटिव है कि शहर में अच्छाई और बुराई की जो है पॉलिटिक्स हो गई है, ये एक नारा हो गया है आज कि शहर को आज जो फैसला करना है आने वाले असेंबली इलेक्शन में कि शहर को अच्छाई के साथ रहना है या बुराई के साथ रहना है। जैसा आपने पूरा डिस्कशन में बहुत डिटेल में समझा है, तो इसमें एक चीज बार बार रिपीट हुई है, आइडियोलॉजी है। तो AIMIM की कौन सी आइडियोलॉजी से और किस आइडियोलॉजी से आप मुतासिर हुए, और वो आइडियोलॉजी किस तरह ये जो बैड पॉलिटिक्स की जो बात कर रहे हैं आपको गुड पॉलिटिक्स किस तरह इंक्रीज करेंगे और उसको किस तरह खत्म करने की कोशिश करेंगे? देखिए, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, सिर्फ ये एक तहरीक है,
ये एक मिशन है। आज AIM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो कौमी सदर है अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, उनका सिर्फ एक मकसद है, एक नियत है, एक एजेंडा है कि हिंदुस्तान भर में जो है, जो मुसलमान आज पॉलिटिकली जिनका जो है इस्तेमाल किया जा रहा है, इस्तेसाल किया जा रहा है, उन लोगों का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट किया जाए, उनको सियासी तौर से मजबूत किया जाए। आज उनकी खुद की अपनी लीडरशिप कायम की जाए, ताकि ऐवानों में जो उनके मसाइल है वो खुद अपने मसाइल को ऐवानों में जाकर रखे। ये बुनियादी और सेंट्रल आइडियोलॉजी है जो MIM की, जो हमें इस बात को उसकी तरफ रागिब करी, अट्रैक्ट करी कि हमें खुद की हमारी जो है लीडरशिप को कायम करना है, मजबूत करना है, ताकि मसाइल जब हमारे हैं तो ऐवान में नुमाइंदा भी हमारा हो। ये सेंट्रल आइडियोलॉजी ने हमको जो है MIM की तरफ मुतासिर किया। रिप्रेजेंटेशन की जब बात आती है तो मालेगांव की अगर आप जिस तरह आपने हिस्ट्री बताया तो जाहिर सी बात है माइनॉरिटी और मुस्लिम कैंडिडेट ही थे, तो वो रिप्रेजेंटेशन और AIMIM का अपना रिप्रेजेंटेशन, वो दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए, आज से पहले जो लोग ने मालेगांव शहर में मालेगांव शहर को असेंबली में रिप्रेजेंट किया, वो क्यों ऐसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते थे जिनकी अपनी आइडियोलॉजी थी। तो जो लोग अपने एक सियासी आइडियोलॉजी लेकर और एक सियासी जो है मैनिफेस्टो लेकर चलने वाले लोग थे, और यहाँ के नुमाइंदे जो है उन्हीं की जबान ऐवानों में बोलते थे। अगर आज हम देखेंगे कि जब हमारे साथ कोई बातें होती थी तो ऐवान में नुमाइंदा हमारा मुसलमान होने के बावजूद भी जो है वो अपने पार्टी की आइडियोलॉजी और अपने पार्टी के मैनिफेस्टो के एतबार से जो है वो बात करता था, ना कि हमारे हक की बात करता था। इस मिसाल के तौर पर कांग्रेस के टाइम में जो है हम बार बार जो है मुस्लिम रिजर्वेशन का जो है मामला आया, लेकिन कभी कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों को महाराष्ट्र में रिजर्वेशन नहीं दिया। और इसी तरीके से जहां पर गौवंश हत्या का जो कायदा बना वो भी कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम पर ही बना। जैसा कि महाराष्ट्र में इससे पहले भी ऐसा था कि मुसलमानों के जो मसाइल थे उनकी नुमाइंदगी के लिए कोई ऐसा नुमाइंदा ऐवान में नहीं आया जो मुसलमानों के इश्यूज को प्रॉपरली जो है ऐवान में रखे। यहाँ से एक ज़माने में निहाल अहमद साहब थे, वो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के थे। उन्होंने बेबाकाना तौर से अपनी बातें, शहर की बातें और रियासत की बातें जो है ऐवान में रखी थी, लेकिन जब से यहाँ से कांग्रेस पार्टी का नुमाइंदा चुन करके जाने के लगा तो हमने देखा कि मुसलमानों की नुमाइंदगी जो है ऐवान में बिल्कुल जीरो के बराबर हो गई थी। आपका अपना एक टर्म रहा है कॉर्पोरेटर का, तो वो किस तरह दिखते हैं आप? क्या आपके कॉर्पोरेटर बनने से पहले आपका वार्ड किस तरह था और आज क्या तब्दीली महसूस करते हैं आप? कॉर्पोरेटर बनने के बाद तो मैंने जैसे कहा कि शुरुआती बात में कि मेरा पूरा जो वार्ड था वो एक स्लम एरिया है और जहाँ पर जो है जीरो डेवलपमेंट था। आज मैं ऐसा देखता हूँ, जब मैं मेरा टेन्योर पूरा कंप्लीट करने के बाद मैं ऐसा देखता हूँ कि मैंने कम से कम 50% जो है अपने वार्ड में जो बुनियादी सहूलतें थी वो देने का काम मैंने मुकम्मल किया हूँ। और जो आज मेरे वार्ड की जो वाटर सप्लाई की जो प्रॉब्लम थी ऑलमोस्ट वो तो मैंने कंप्लीट कर दिया हूँ। मेरे वार्ड में पानी की कोई तकलीफ नहीं है और लाइट का जो सिस्टम था हमने वो भी यानी गली गली पहुंचा दिया है। अब जो है अंडरग्राउंड ड्रेनेज का जो है पूरा जो है हमारा शहर का काम शुरू है, तो उस स्कीम के तहत जो है मेरे वार्ड में टोटल जो है ड्रेनेज सिस्टम भी जो है अनकरीब सुधर जाएगा। और वार्ड की जो मेन सड़कें हैं, मेन रोड है जो नेशनल हाईवे को कनेक्ट करती है और जो सिटी के एंट्रेंस है वो रोड का भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है हमने बजट सैंक्शन करवा लिया है। कुछ गवर्नमेंट के स्कीम से गवर्नमेंट के फंड से होने वाले और कुछ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के फंड से होने वाले हैं। तो ऑलमोस्ट मैं ऐसा समझता हूँ कि मेरे वार्ड का 50% जो काम था बुनियादी वो मैंने कवर किया। आप जब कॉर्पोरेटर थे तब यहाँ पे मुफ्ती इस्माइल साहब भी MLA थे, तो ये कितना आसान होता है कि जब आपके पार्टी का ही कोई MLA यहाँ पे हो और वो काम करवाना, या कितना इम्पोर्टेंस होता है
क्या कॉर्पोरेटर होने के लिए अपने पार्टी का एमएलए होना है? देखिए, जो आपने बात कही कि एक एमएलए होने के साथ साथ एक कॉरपोरेटर का जो रहने के लिए क्या आसानियां होती है, सिर्फ कॉरपोरेटर और एमएलए ये कॉम्बिनेशन या ये कोऑर्डिनेशन जो है वो कंप्लीट नहीं है, ये इनकम्प्लीट है। अगर कॉरपोरेटर मेयर भी हमारा रहे और एमएलए भी हमारा रहे, तो उस वक्त हम मुकम्मल तौर से शहर की जो है तरक्की के लिए, शहर के डेवलपमेंट के लिए काम कर सकते हैं। महज एक कॉरपोरेटर और एक एमएलए, ये कोऑर्डिनेशन जो है इनकम्प्लीट कोऑर्डिनेशन है। एक पूरी बॉडी जिसको ये अख्तियार है कि वो शहर के शहर के डेवलपमेंट का फैसला ले जनरल बोर्ड में, और एक एमएलए जो गवर्नमेंट का और शहर का बीच का नुमाइंदा होता है, इनके कोऑर्डिनेशन से ही काम हो सकता है। सिंगल कॉरपोरेटर और एमएलए का ये कॉम्बिनेशन इनकम्प्लीट रहता। इनका मुफ्ती इस्माइल साहब का किस तरह आप टर्नओवर देखते हैं कि उनके लास्ट 5 इयर्स एज एमएलए किस तरह रहे और कितने लोग जो है उनके काम से खुश हैं? देखिए, जैसा कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब अभी अपने इलेक्शनी जो तकारीर है उसमें वो बता रहे हैं कि उन्होंने शहर के डेवलपमेंट के लिए क्या क्या काम किया है। उन्होंने जो जो बुनियादी कामकाज किए है वो बता रहे हैं। जैसे वाटर सप्लाई स्कीम के लिए उन्होंने काम किया, हाईवे पर बाईपास के लिए काम किया, और शहर में जो मेन सड़कें हैं उन पर उन्होंने जो है गवर्नमेंट की ग्रांट्स लाकर काम किया। और जो छोटे छोटे इलाके थे, कच्ची बस्तियां थी, वहां पर भी उन्होंने फंड प्रोवाइड करके जो है रोड नालियां बनाने का काम किया। तो मजमूई तौर से मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी जो है बतौर एमएलए एक कामयाब एमएलए रहे। और सबसे बड़ी बात जो है मुफ्ती साहब की, शहर में कुछ लोग ये चाहते हैं कि शहर में गुंडागर्दी का राज हो, शहर में कुछ लोग ये चाहते हैं कि बुराई का राज हो, कुछ लोग शहर में इक्तिदार जो है ताकत की बल पर हासिल करना चाहते हैं। इन्होंने करी, यानी अभी जो मैं बताऊंगा नियर पास में उन्होंने जो एक काम किया कि मेरे छोटे भाई अब्दुल मालिक जो एक्स मेयर है मालेगांव का, अच्छा, उस पर फायरिंग करवाई। और फायरिंग करवाने के बाद आज के जो मुफ्ती साहब के, जिनसे मुफ्ती साहब का क्लोज जो है कंपटीशन है, शेख आसिफ, उस फायरिंग में उनके सगे जो है कजिन ब्रदर्स निकले। तो बोलने का मतलब ये है कि एक आदमी जो है शहर की सत्ता ताकत के बल पर और गुंडागर्दी के बल पर हासिल करना चाहता है। शहर में ऐसे लोग जो नशे का कारोबार करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, 2 नंबर के काम करते हैं, आज तमाम लोग एक ऑर्गेनाइज्ड बोलना चाहिए पूरा ऑर्गेनाइज होकर जो है शेख आसिफ का काम कर रहे हैं। तो मैं इस चीज को और शहर के लिए बुरा मानता हूं कि अपने इक्तिदार हासिल करने के लिए, अपना ओहदा हासिल करने के लिए जो 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 शख्स शहर की बुराई को और शहर के लिए नुकसान दे बात को जो है वो भी कबूल कर रहा है अपने सियासत के लिए, तो ऐसा जो है ये ऐसा शख्स जो है वो शहर के लिए कभी फायदेमंद नहीं हो सकता। ये शहर की सियासत का आज हाल है कि बुराई को जो है वो हौसला अफजाई की जा रही है, बुराई की जो है वो पुश्तपनाही की जा रही है। अक्सर ये कहा जाता है कि जिस तरह अवाम होती है उस तरह नुमाइंदा लोग चुनते हैं। तो ये बुराई की जो बार-बार बात आ रही है या फिर गुंडागर्दी, पॉलिटिक्स में गुंडागर्दी आना, एक ओवरऑल पूरा महाराष्ट्र की, पूरे इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ। तो उसमें अवाम किस तरह अपना नुमाइंदा चुने, वो कुछ जानना चाहेंगे आप? देखिए, कैसा रहता है कि ये एक जो बात है कि जैसी आवाम वैसा नुमाइंदा, दरअसल कैसा है, मालेगांव शहर जो है वो यहाँ पर लिटरेसी रेट ज़्यादा है और पुअर्टी ज़्यादा है। ये तमाम हालात में यहाँ पर एक जो फैक्टर चल रहा है बिरादरीवाद का, ये एक ऐसा फैक्टर है कि ये तमाम चीज़ों पर हावी हो जाता है। इसमें बिरादरीवाद में तमाम जो ऐब है, जो तमाम निगेटिविटी है, ये बिरादरीवाद में छुप जाती है। अगर कोई आंखों देखी मक्खी निगलने का काम
बिरादरीवाद के नाम पर हो जाता है। देखिए, अगर मैं इसमें एक वाकया अगर बताऊं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से पर्दा करने के बाद जब खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने खिलाफत संभाली, तो मक्का शहर के करीब जो शहर यमामा था, वहाँ से एक शख्स मुसल्लमा उठा और उसने नबूवत का दावा किया कि मैं नबी हूँ, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात के चंद ही रोज़ बाद, पर्दा करने के, इस दुनिया से पर्दा करने के चंद ही रोज़ बाद अचानक से इतना बड़ा जो हादसा मुसलमानों के सामने पेश आया, तो खलीफा अव्वल भी जो है वो परेशान हो गए। उन्होंने अकरमा बिन अबू जहल की क़यादत में एक लश्कर जो है वो है मुसल्लमा बिन कज़्ज़ाब से जंग करने के लिए भेजा। और तायल जो है, जो जंग यमामा तारीख की सबसे खुरेज जो है वो जंग है। उस जंग से पहले अकरमा बिन अबी जहल ने मुसलमानों के जो सीनियर साहबी थे, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त जिन्होंने जो है मसाले जो वो वफूद की शक्ल में जो है वो दीगर शहरों में जाकर दीन की तबलीग की, ऐसे साहबियों को जमा करके मुसल्लमा बिन कज़्ज़ाब के जो मानने वाले थे उन लोगों के पास भेजा। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुसलमान थे वो भी मुर्तद हो गए थे। उन्होंने जाकर जब मुसल्लमा बिन कज़्ज़ाब के उन साथियों से बात किया और कि आप लोग तो, आपने नबी का ज़माना देखा, हकीकतें देखी, वही को नाजिल होते देखा, अल्लाह की नेमतों का नुज़ूल देखा, फिर आप लोग कैसे मुर्तद हो गए? आप मुसल्लमा जो कज़्ज़ाब है, इस पर कैसे आपने नबूवत के दावे पर उस पर यकीन किया? तो उन्होंने एक बात कही, जो उस वक्त के मुसलमान जो मुर्तद हुए थे, उन्होंने ये बात कही कि हमें भी मालूम है कि मुसल्लमा झूठा है, लेकिन है तो हमारे कबीले का। ये जो है बिरादरी, कबीला, ये जो है इस हद तक के नुकसान कर देता है कि इंसान बड़े से बड़ा नुकसान भी जो है हक और बातिल में फर्क नहीं कर पाता। ऐसा जब जहाँ पर असबियत की बात आ जाती, वहाँ पर आंखों पर ऐसी पट्टी पड़ जाती कि इंसान हक और बातिल में फर्क नहीं कर पाता। जबकि अल्लाह के रसूल की हदीस है कि लैसा मिन्ना मन माता अला असबिया, कि जो असबियत पर मरा वो हम में से नहीं। इतनी बड़ी हदीस, इतनी बड़ी वईद के बाद अगर जो लोग अपनी सियासत के मुफाद के लिए इस तरीके की बातें मुसलमानों में फैलाते हैं, वो भी गुनहगार हैं और कौम को एक ऐसी तरफ ले जा रहे हैं जहाँ से कौम का वापस आना, यानी नो रिटर्न्स पॉइंट पर लेकर जा रहे हैं, जहाँ से कौम का कामयाबी की तरफ आना मुश्किल और महाल है। ये पूरे समझने के बाद एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट महसूस होता है, वो ये है कि मुफ्ती इस्माइल साहब मालेगांव के लिए क्यों ज़रूरी है? देखिए, ये शहर जो है, जैसा कि कहा जाता है कि ये मस्जिद और मीनारों का शहर है, इल्म और अदब का गहवारा है। यहाँ पर ऐसे मदारिसे दीनिया कायम है जहाँ पर बैनुल अक़वामी सतह पर, इंटरनेशनल सतह पर जो है तलबा ने तालीम हासिल करके जो है वो आज पूरी दुनिया में दीन का काम कर रहे हैं और अपने जो है सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। ऐसे में ये शहर की एक सकाफत रही है, एक कल्चर रहा है। आज जो लोग शहर को गुंडागर्दी की तरफ ले जा रहे हैं, शहर के नौजवानों को नशे की तरफ ले जा रहे हैं, ऐसे लोगों के हाथ में अगर क़यादत गई तो ये शहर अपनी पहचान, अपना तशख़्ख़ुस खो देगा। मुफ्ती इस्माइल इन हालात में इसलिए ज़रूरी है कि वो बहैसियत आलिम दीन पहचाने जाते हैं और एक आलिम को अल्लाह का खौफ है। मुफ्ती इस्माइल की शख्सियत से, मुफ्ती इस्माइल की ज़ात से अगर किसी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है तो ज़ीरो नुकसान है। ये यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो है, अगर मुफ्ती इस्माइल की शख्सियत या ज़ात से किसी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है तो नुकसान तो 0% है। लेकिन हमारे मध्य मुकाबिल आज जो खड़े हैं, उन्होंने अपनी सियासत के लिए इन तमाम चीज़ों को किया जो बात हम कह रहे हैं। उसके अलावा उनके माजी में इलेक्शन हारने के बाद उन्होंने मालेगांव के जो पावर लूम्स ऑनर है,
जो जिनको बुनकर कहा जाता है, उनके कारखानों पर पावरलूम कंपनी में अपने लोगों को काम दिलवा कर, ऐसे बुनकरों पर जिन्होंने मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी का इलेक्शन में काम किया था, वहां पर रेड करवा कर उनको इलेक्ट्रिक चोरी के मामले में फंसाकर उन पर कई जगह केस बनवाया गया। माजी में ऐसा हुआ है, जब शेख रशीद इलेक्शन हारे थे तो यहाँ के कारखानों में घुसकर, कारखाने में एक बीम होती है जिसमें कपड़े का ताना और बाना होता है, उसको ब्लेड तक के मारी गई। अच्छा। ऐसी सियासत जो 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 लोग करते हैं, जिससे जिनकी जात से सिर्फ समाज में नुकसान उभर कर आता है, मनफी पहलू उभर कर आता है, तो ऐसे लोगों से बेहतर शख्स तो फिर मुफ्ती इस्माइल है कि कम से कम एक आलिम दीन होने की हैसियत से कहीं ना कहीं इस बात से वो परहेज करते हैं। हार और जीत अपनी जगह, लेकिन अपनी कदरों को कायम रखना चाहिए, इस बात का जो है मुफ्ती साहब में एहतमाल है। AIMIM पार्टी ये क्यों मालेगांव के लिए? MIM पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ मालेगांव के लिए नहीं, हम तो ये कहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान के लिए MIM जरूरी है। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है जो इस मुल्क के जमहूरियत का, इस मुल्क के आइन का तहफ़्फ़ुज़ की कोशिश कर रही है। वरना कुछ लोग तो ये चाहते हैं कि इस देश को एक मजहब के मानने वालों का देश बना दिया जाए, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म कर दिया जाए, इस देश की जो खूबसूरती है, इस देश की जो रूह है, इस देश का इस कॉन्स्टिट्यूशन, इस देश की जमहूरियत, इस देश का सेक्युलरिज्म, उसको ख़त्म कर दिया जाए। आज अगर कोई इस बात की लड़ाई लड़ रहा है तो सिर्फ जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लड़ रही है। आज मुल्क में दबे कुचले पिछड़े दलितों की, मुसलमानों की आवाज़ अगर कोई बनकर खड़ा है पूरे मुल्क में, वो असदुद्दीन अवैसी साहब है। ऐसे हालात में ना सिर्फ मालेगांव के लिए बल्कि पूरे देश के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत डिटेल में और काफ़ी चीज़ें हमने कवर करने की कोशिश की, लेकिन एक सबसे लास्ट और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल, मालेगांव की सबसे फेमस होटल कौन सी है? अच्छी होटल कौन सी है? देखिए, बहुत सी होटल वाले मेरे दोस्त हैं। मैं समझता हूँ कि तकरीबन सभी होटल बहुत अच्छी है यहाँ पर। आप किस होटल में खाना चाहेंगे वो हमें बता दीजिए। एक सवाल ये रहेगा तो उसको कंटिन्यू बीच में ऐड करेंगे। मालेगांव का अपना एक कल्चर है, तहज़ीब है, उसकी ज़बान है और ख़ास जिस तरह आपने बताया कि यहाँ पे काफ़ी मदारिस है, तो इसकी अपनी कल्चर की बक़ा के लिए एक अपनी एक जद्दोजहद रहती है। इस तनाज़ुर में आप या आपकी पार्टी क्या सोचती है? देखो, अभी मैंने आपको सियासी हालात पूरे बताया कि एक इंग्लिश की कहावत है कि ल्यूनेटिक हैव टेकन ओवर द असाइलम, कि कुछ पागलों ने ना जो है वो पनागाह पर कब्जा कर लिया। हमारे यहाँ की सियासत में कुछ पागल लोगों ने जो है ना, ये इस तरीके की कोशिश कर रहे हैं कि इस शहर की सकाफत पर कब्जा कर ले, इस शहर की पहचान को खत्म कर दे। आज हमारे लिए सबसे बड़ी लड़ाई जो है ना, हमारे शहर के कल्चर के तहफ़्फ़ुज़ की है, उसको संभालने की है। आज हमारे लिए डेवलपमेंट से ज़्यादा ये चीज़ ज़रूरी हो गया कि हम लोग आने वाले वक्त में हमारे बच्चों को कैसा मुस्तकबिल दें। बेहतर कौमें वो होती है जो अपने बच्चों को बेहतर मुस्तकबिल देती है, और हमारी फ़िक्र आज हमें ये है कि हम आने वाले वक्त में हमारी नस्लों को बेहतर माशरा और समाज दें। आज सियासत और समाज जो है एक दूसरे के लिए लाजिम और मलजूम है। सियासत अगर हम करें तो उसके पूरे असरात समाज पर पड़ते हैं और समाज के असरात सियासत पे पड़ते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि एक सियासी नुमाइंदा अगर गलत आए तो वो समाज के बुरे लोगों को जो है इंटरटेन करता है, और अगर बुरे लोग ज्यादा सियासत में आ जाए तो वो अपने मयार के मुताबिक अपना नुमाइंदा चुनते हैं। और शहर में आज भी जो है अमन पसंद लोग हैं, मुआशरे में खुश जो है अमन से रहने वाले लोग हैं, और वो ये चाह रहे हैं कि जो इस तरीके की कोशिश कर रहे हैं उन हाथों से शहर को महफूज किया जाए। मुफ्ती इस्माइल साहब कितने मजबूत कैंडिडेट आपको नजर आते हैं? मुफ्ती इस्माइल साहब 10 साल MLA रहे। लास्ट टाइम उन्होंने जो है एक हिस्टोरिकल जो है जीत हासिल की थी, और एक ह्यूज मार्जिन से जो है जीत हासिल की थी।
वो सिनेरियो में अगर हम देखते हैं तो मुफ्ती इस्माइल जो है एक बहुत ही मजबूत कैंडिडेट है। उनकी फैन फॉलोइंग बहुत बड़ी है। मजलिस का अपना मानने वाला एक तबका बहुत बड़ा है। आज जो लोग सियासी तौर से उनके साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ कुछ यानी सियासी जो लोग उनका अपना एक सियासी हल्का है। तो कहने का मतलब है तमाम चीज़ों को अगर हम एनालाइज करें तो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि मुफ्ती इस्माइल की क़यादत और आने वाले वक्त में मुफ्ती इस्माइल की नुमाइंदगी एक बहुत मजबूत नुमाइंदगी है आने वाले असेंबली इलेक्शन में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत इंफॉर्मेटिव और डीप डिस्कशन और चीज़ें आपसे मालूम होने हमने जो है एक पॉडकास्ट के ज़रिए मालूम करने की कोशिश की है। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।